पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला खानेवाल से जनाब ग़ुलाम यासीन साहब का हमें ईमेल मौसूल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने हिंदी मेरे YouTube वीडियोस से सीखी है। अब इसमें यासीन साहब सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो आपको ही जाता है, क्योंकि आपने इसकी बहुत मशक़ की है। आपने जो अपनी मशक़ की है उसकी जो कापियाँ मुझे भेजी हैं, उससे लगता है कि आपको बहुत दिलचस्पी रही है और आपने काफ़ी वक्त दिया है मशक़ करने पर। और वीडियोस से कोई भी ज़बान सीखने का तरीक़ा भी यही है कि हम उसकी मशक़ करें, ना कि किसी फ़िल्म के वीडियो की तरह पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे तक वीडियो देख लिया। इस तरह तो नहीं आएगी ज़बान। और ज़बान सीखने के लिए उसकी मशक़ करना भी ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ये भी बताया है कि आप हिंदी के अखबारात मसलन अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी वगैरह अक्सर पढ़ते रहते हैं। और मेरी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सिर्फ ज़बान सीख लेना ही काफ़ी नहीं है, उसकी मशक़ करते रहना भी ज़रूरी है। इस तरह आपकी हिंदी न सिर्फ रोज़ बरोज़ बेहतर होगी, बल्कि आप उसे भूलेंगे भी नहीं। और जब ज़बान आपने सीखी है तो उसमें आगे आपको पढ़ने के लिए भी चीज़ें मिलती रहना चाहिए। यहाँ मैं हिंदी और उर्दू से मुतल्लिक़ आपसे चंद बातें करना चाहूँगा, जिससे हमारे उर्दू के ज़रिए हिंदी सीखने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, हिंदी का ये जो हर्फ है, इसके लिए उर्दू में कोई हर्फ है नहीं। तो इसका तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं किस तरह होता है। इसका तलफ़्फ़ुज़ दो तरह से होता है। एक तो क्शा, यानी काफ और शीन की आवाज़ मिली हुई क्शा, और दूसरा होता है छा, यानी काफ और छ की आवाज़ मिली जुली होती है। दोनों तरह से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। कुछ लोग इस तरह क्शा करते हैं, कुछ लोग क्षा करते हैं। मैं तो उमन के ज़्यादातर मैं क्शा इसका तलफ़्फ़ुज़ करता हूँ। तो ये देखिए, मसलन एक लफ्ज़ है लक्ष्मण, क्शा, लक्ष्मण या लक्ष्मण, का और शा या का और शा, लक्ष्मण या लक्ष्मण। इसका दोनों तरह से तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अब ये जो हर्फ है, इसके लिए भी उर्दू में कोई हर्फ नहीं है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू वाले आमतौर पे ना कर देते हैं, लेकिन उर्दू वाले जो हिंदी अच्छी जानते हैं वो इसका तलफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। अड़ा, ये अड़ा, इसके लिए कोई उर्दू में हर्फ नहीं है। लेकिन अब आप चूँकि पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट भी जानते हैं, गुरमुखी भी जानते हैं, शाहमुखी भी जानते हैं, तो गुरमुखी में ये जो लिखा जाता है, जैसे जाना, ये अड़ा, इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इस पे तलफ़्फ़ुज़ है अड़ा। अब इसका तलफ़्फ़ुज़ चूँकि पंजाबी में है, अब तो जो लोग गुरमुखी नहीं जानते वो शाहमुखी लिखते हैं। तो आमतौर पे इसकी जगह पर नून ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ इसका पंजाबी ये अड़ा ही करते थे। इधर शाहमुखी की किताबों पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें इसके लिए उन्होंने ये एक हर्फ बनाया है, यानी नून, और नून के ऊपर ये छोटा सा तो है, जैसा कि हम टे, ड़े या डाल पर बनाते हैं, तो वो बना देते हैं। अब इसका इस्तेमाल शाहमुखी में आमतौर पर होता है, अब होने लगा है या भी नहीं होता।
मैं नहीं जानता क्योंकि शाहमुखी की किताबें आमतौर पे यहाँ मिलती नहीं हिंदुस्तान में, तो ये आपको बेहतर पता होगा कि ये क्या ये अब ये हर्फ इस्तेमाल होने लगा है या नहीं इस्तेमाल होता है। पर लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी में भी इसका तलफ़ुज़ यही होता है जो इसका है हाँ हाँ। फिर दो ज़बानें जो बहुत करीब होती हैं उनमें आमतौर पर हमेशा स्पेलिंग एक जैसी नहीं रहती, धीरे धीरे बदल जाती है। कई बार कुछ हरूफ का कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ बदल जाता है। मसलन ये देखिए एक लफ्ज़ है उर्दू में बतख, बतख इसका तलफ़ुज़ है बतख, लेकिन हिंदी में जब हम इसे लिखते हैं तो ये बत्तख लिखते हैं। हिंदी में हम इसे बतख नहीं लिखते हैं बल्कि बत्तख लिखते हैं, क्योंकि उर्दू में ये बतख है और इसका तलफ़ुज़ भी बतख है। हिंदी में कुछ लोग बत्तख करते हैं तलफ़ुज़, कुछ लोग बतख भी कर लेते हैं, लेकिन लिखते इसे बत्तख हैं हिंदी में। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो लिख के भेजे हैं उसमें तकरीबन कह लीजिए कि 95% तो आपने सही लिखा है, और कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। तो मसलन आपने हिंदी में जब लिखा है बतख लिखा है, हिंदी में बत्तख लिखा जाता है। और देखिए लफ्ज़ है स्कूल, अब अंग्रेज़ी से आया है उर्दू में अंग्रेज़ी में तो इसका तलफ़ुज़ स्कूल ही है, स्कूल। और हिंदी में इसी तरह लिखा जाता है स्कूल, स्कूल। लेकिन हिंदी वाले भी बहुत सारे तलफ़ुज़ इसका स्कूल ही करते हैं जैसे उर्दू वाले करते हैं। हालांकि उर्दू में अलिफ भी इस्तेमाल, जब हम स्कूल लिखते हैं तो उसमें अलिफ भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तलफ़ुज़ हम स्कूल ही करते हैं। लेकिन इसका असल तलफ़ुज़ चूँकि स्कूल, इसलिए हिंदी में ये इस तरह लिखा जाता है, यही सही माना जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी हिंदी में अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी। हालांकि तलफ़ुज़ हम ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं स्कूल। एक लफ्ज़ है आपने लिखा है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। ये बोलचाल में तो आमतौर पर हम लोग बोल लेते हैं इच्छा शक्ति, यानी जबकि हम लिखते हैं इच्छा शक्ति और बोलते भी इच्छा शक्ति हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे इच्छा शक्ति भी बोलते हैं। शायद उस वजह से आपने सुन के लिखा है, उस वजह से शक्ति लिखा है। हालांकि सही स्पेलिंग इसकी यही मानी जाती है। अगर आप इस तरह लिख देंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक माना जाता है। अब आप इसे इच्छा शक्ति बोलें या इच्छा शक्ति बोलें, वो बोलचाल की ज़बान है। इसी तरह एक लफ्ज़ है जो आपने लिखा है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण छोटी की मात्रा है, दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण नहीं, सही स्पेलिंग इसकी यही है। अब देखिए एक लफ्ज़ है खला, खला यानी स्पेस। उसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शून्य स्थान। हालांकि खला शून्य स्थान के माने में, खला के माने में शून्य स्थान गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि तकनीकी अल्फाज होते हैं जो आमतौर पर राइज हो जाते हैं। तो हिंदी में इसके लिए जो राइज लफ्ज़ है, राइज है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। क्योंकि अगर शून्य स्थान लिख देंगे तो हालांकि सही है स्पेस के लिए, लेकिन ये चूँकि राइज नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। आमतौर पे जो समझा जाता है स्पेस यानी खला के लिए वो है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। और फिर देखिए आपने कुछ जगह पर लिखा है, बहुत को लिखा है
बहुत आपने इस तरह लिखा है बहुत। हालांकि हिंदी में जब लिखा जाता है तो बहुत लिखा जाता है, बहुत। हालांकि हिंदी में लिखा जाता है बहुत, लेकिन जो ज़्यादा बोलचाल में इस्तेमाल होता है वो बहुत। हम लिखते बहुत हैं, इसे बहुत लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका तलफ़ुज़ हम बहुत ही करते हैं। तो तलफ़ुज़ के लिहाज से तो सही है, कोई गलती नहीं, लेकिन स्पेलिंग के लिहाज से हिंदी में जब हम लिखेंगे तो बहुत लिखेंगे। हालांकि हिंदी में कुछ लोग बहुत भी इसका तलफ़ुज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका तलफ़ुज़ बहुत करते हैं। लिखते बहुत हैं, तलफ़ुज़ इसका बहुत करते हैं। उसी तरह एक लफ्ज़ है करते। आपने करते इस तरह लिखा है। अब देखिए, हम इसे करते ही बोलते हैं, हालांकि जैसा हम बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सही है। तलफ़ुज़ के लिहाज, अगर हमने फोनेटिकली लिखा है, तलफ़ुज़ के लिहाज से जैसा हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं उसी तरह बोलें, उसी तरह लिखें, तो ये उस लिहाज से ये सही है। क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये तो हो गया करते। करते, ये करते नहीं हुआ, ये हुआ करते। लेकिन हम लिखते करते हैं और बोलते हम करते हैं। तो बोलने के लिहाज से तो करते ठीक है, करते ही हम बोलते हैं इसे, लेकिन लिखते हम करते हैं। यानी लिखते हम इस तरह नहीं है, जबकि हम बोलते यही हैं। यानी ये हुआ करते। तलफ़ुज़ के लिहाज से ये सही है, करते, करते ही लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ तो करते करते है, करते, लेकिन इसका तलफ़ुज़ हम करते हैं, इसका तलफ़ुज़ होगा करते। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम जिस तरह बोलते हैं लिखने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है इस तरह। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो यानी एक जैसी ज़बानें, आपस में ज़्यादा मिलती जुलती ज़बानें हैं, तो उनमें भी अल्फाज जब एक ज़बान से दूसरी ज़बान में जाते हैं तो फ़र्क हो जाता है। मसलन एक लफ्ज़ है भूख। उर्दू में हम भूख लिखते हैं और भूख ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम लिखते हैं उसे, और हिंदी वाले जब बोलते हैं तो उसे बोलते भी भूख हैं और लिखते भी भूख हैं। यानी का नहीं, वो खा है, आखिरी आवाज़ खा की आती है हिंदी में। उर्दू में भूख है, भूख हम लिखते हैं, भूख ही बोलते हैं। इसी तरह भिखारी, हिंदी में भिखारी है, खा की आवाज़ है भिखारी, और हिंदी में लिखते भी भिखारी हैं और बोलते भी भिखारी हैं। उर्दू में भिकारी लिखते हैं और बोलते भी भिखारी हैं, दोनों तरह से। तो ये फ़र्क हो जाता है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगी। हिंदी उर्दू का, हालांकि हिंदी और उर्दू ने एक दूसरे पर बहुत असर भी डाला है और एक दूसरे को मुतासिर भी किया है। यानी तलफ़ुज़ के मामले में भी, स्पेलिंग वगैरह के मामले में भी। तो कुछ स्पेलिंग बदली भी हैं, कुछ के तलफ़ुज़ बदले हैं। तो आज के लिए इतना ही।